नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित नए पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में करने वाले हैं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग 1 के अंतर्गत हम 50 MCQs करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न रहेंगे वो हम भाग 2 में करेंगे, क्योंकि जो आज हम करने वाले हैं ये कंटेंट हम कर चुके हैं। भाषा विज्ञान का टॉपिक हमारा चला हुआ है और उसमें हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को पढ़ा, सभी भाषाओं के बारे में जानकारी ली, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन और हिंदी। इनसे संबंधित जो जो प्रश्न बनते हैं हमारे और कंटेंट में जो हमने पढ़ा था, एक बार प्रश्नों के माध्यम से हम उसकी रिवीजन अच्छे से कर लेंगे और हमें इसमें नए तथ्य भी देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज प्रश्न नंबर 1 पर। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किस विद्वान ने किया? ये आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा। आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण हम सबसे पहले किस विद्वान ने किया, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्नले। इन्होंने आधुनिक आर्य भाषाओं का सबसे पहले वर्गीकरण किया। और बात करें बीम्स की, बीम्स ने क्या किया था? तो बीम्स ने, आपको याद होगा कि तुलसी की भाषा को बेसवाड़ी भाषा भी कहा जाता है, तो इन्होंने ही कहा था क्या? तुलसी की भाषा को बेसवाड़ी भाषा। बेसवाड़ी किसकी भाषा को? तुलसी की भाषा को। और बात करें सुनीति कुमार चटर्जी की, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने रोमन लिपि का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? रोमन लिपि का समर्थन। इस तरह हम एक प्रश्न से कई तथ्यों को समझते हुए चलेंगे, ताकि हमारे जो ये 50 प्रश्न है तो लगभग हम 200 के लगभग तथ्यों को तो कंप्लीट कर ही पाए। इसी तरह हम अपने जितने भी हम टॉपिक करते जाएंगे उनसे संबंधित प्रश्नों को समझते हुए पढ़ते हुए करेंगे, ताकि परीक्षा में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। कंटेंट के साथ साथ हम प्रश्नों को भी करना अति आवश्यक हो जाता है। वैसे तो मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको करा ही दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले सिलेबस को अच्छे से समझकर उसके प्रश्न उत्तरों को करके जब हम प्रैक्टिस सेट को करेंगे तब अधिक फायदा होगा। तो बात करें गिलक्राइस्ट की, गिलक्राइस्ट ने क्या किया था? तो गिलक्राइस्ट ने, आपको पता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो 1800 ईस्वी में स्थापना हुई थी, तो उनके हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो ये पूछ लेते हैं परीक्षा में कई बार के हिंदुस्तानी विभाग के फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे वो? आंसर क्या होगा हमारा? गिलक्राइस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी कि EMRS की जो हम तैयारी कर रहे हैं, EMRS टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए EMRS की जो अभी भर्तियाँ निकली हुई थी, जिन पर स्टे लग गया था, वो स्टे अब हट गया है और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। इसीलिए मैंने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को के आधार पर अपनी क्लासेस को शुरू की थी कि एकदम हम, जैसे हम अब पहले हम कम टाइम में क्लास करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं टाइम भी बढ़ाने की कोशिश करूँगी और दिन में 2 क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी। आप वैसे तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ बताते भी नहीं हो, तो आप अपनी सलाह भी दे सकते हो किस प्रकार की आपको क्लास चाहिए। मैं बिल्कुल आपके कमेंट पर ध्यान दूँगी। तो बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बस यही कहना है मेरा, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आराम से इधर उधर की बातों में नहीं आना है, सिर्फ तैयारी पर फोकस रखना है। एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, हमें अब फ़िलहाल तो कम से कम टाइम में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रश्न उत्तरों सहित, तब हमें प्रैक्टिस सेट को करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, यानी कि जो भाषाओं का, हिंदी भाषा का विकास का जो साहित्यिक क्रम है वो किस प्रकार से हुआ, कि किस भाषा में सबसे पहले साहित्य लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा साहित्य किस भाषा में लिखा गया, फिर कौन सी भाषा आई, इस तरह
इनका साहित्यिक क्रम पूछा हुआ है। तो सही आंसर आपको पता ही है, ये सबसे हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो पहले सबसे पहले आई संस्कृत, जिसमें लौकिक संस्कृत, पाली संस्कृत, तो लौकिक और वैदिक दोनों संस्कृत आई। फिर आई पाली, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। जैसे आर्य भाषाओं का विकास तीन आधार पर किया गया था कि प्राचीन आर्य भाषा और मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत हमारी संस्कृत आई थी, संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर पाली और प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीनों भाषाएं किसमें आई? मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत। फिर हमारी जो हिंदी आई वो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आई। जैसे आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी और हिंदुत्तर के बाद की जितनी भी भाषाएं आई सभी आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल की गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत का अगर आप समय देखें तो इसका समय रहा 1500 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व याद रखना है भाई, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का रहा संस्कृत का समय, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों शामिल हैं। पाली का समय रहा 500 ईस्वी से पूर्व से लेकर और 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत का रहा 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक। उसके बाद अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा की समय सीमा रही। उसके बाद 1000 के बाद हमारी हिंदी की शुरुआत हो गई। ये मैंने कंटेंट की क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था। और पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती हैं? इस क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो हमारे आंसर आ जाएगा मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में खड़ी बोली बोली जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम देश भाषा के रूप में जानी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हमारी पाली, प्रथम देश भाषा के रूप में जानी जाने वाली। अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो आपको पढ़ाई था वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेखों में अपभ्रंश भाषा के रूप में पहला प्रयोग मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा? ये हमारे भाग 17 में हिंदी को राजभाषा कहा। अभी हिंदी का संवैधानिक विकास और देवनागरी लिपि का टॉपिक हमारा रहता है, उसके बाद गलती से आ गया ये क्वेश्चन, इसमें इंक्लूड हो गया। उसके बाद हम संविधान से संवैधानिक हिंदी में संवैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि का विकास, ये सभी तथ्य हम कंटेंट की क्लास में करेंगे। उसके बाद हम इनके प्रश्न उत्तरों को भी करेंगे। खस अपभ्रंश में कौन सी भाषा निकली? खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? तो खस अपभ्रंश से निकली हमारी गढ़वाली। हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए। जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं और उनके नामकरण करता है भाई, ये नामकरण करता, जैसे कोरवी नाम किन्होंने दिया? हिंदी की बोली को कोरवी खड़ी बोली का भी दूसरा नाम है। और खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किस लेखक ने किया? अमीर खुसरो ने। और जो कोरवी शब्द है, ये कोरवी का नामकरण किन्होंने दिया खड़ी बोली को? राहुल सांस्कृत्यायन ने। उसके बाद बात करें ब्रजबुली का मैंने आपको बताया था, ये ब्रज भाषा की बोली नहीं है, ये एक बंगला भाषा है। इसका नाम दिया था ईश्वर चंद्र गुप्त ने, जो बंगला
लेखककार हुए हैं। और राजस्थानी और बिहारी जो नाम दिया वो दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भोजपुरी का नाम दिया बांकीदास। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। भोजपुरी का नाम किन्होंने दिया सॉरी, भोजपुरी का नाम बांकीदास ने नहीं दिया, एक विद्वान हुए हैं रेमंड ने भोजपुरी का नाम दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है और लंबी क्लास हो सकती है। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? किसी आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता इनमें से, तो हमारा आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। आधुनिक आर्य भाषा, क्योंकि आर्य भाषा तो है, ये मध्यकालीन आर्य भाषा है और आधुनिक नहीं माना जाता क्योंकि हिंदी, गुजराती और मराठी, जो हिंदी है और हिंदी के बाद की जो भाषाएं निकल कर आई वे सभी हिंदी की आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल की गई। लेकिन गुजराती जो है वो मध्य आर्य भाषा है। सॉरी भाई, अपभ्रंश, गुजराती बोल गई मैं। अपभ्रंश है, मध्य आर्य भाषा है। और संस्कृत है, वे प्राचीन आर्य भाषा है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों मध्य आर्य भाषा के अंतर्गत आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना? डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब से कब तक माना? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के बीच का जो काल रहा वो अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहलाया। किन्होंने माना? डॉक्टर हरदेव बहारी ने। किसी भी प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन आपका जीके में भी पूछ सकते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये कथन है, ये किस विद्वान का है? उसे सॉरी भाई, ये मैंने उसे क्या कहते हैं पढ़ दिया। उसे भाषा कहते हैं। मैं भी ये कहूँ, ये परिभाषा तो दे रखी है, फिर क्या हो। मनुष्य, एक बार फिर देख लेते हैं हम। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह परिभाषा किस लेखक की है? तो ये पूछा हुआ है। तो ये परिभाषा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ये परिभाषा दी गई है। मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनियाँ संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की ये कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के चरण पूछे हुए हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के मैंने बताया था प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 चरण हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजशेखर ने। और आपको वीडियो ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार की मैं और भी क्लासेस लाती रहूँ। तो कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट करके बताते नहीं हो मैं क्लास कैसी लगी, तो आप लाइक करके मैं समझ सकती हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी या अच्छी लगी नहीं लगी। तो आप एक बार लाइक बटन दबाना भूल जाते हो वैसे तो, पर लाइक कर दो। प्रकृति संस्कृत तत्र भव तत् आगत व प्राकृतम निम्नलिखित में से किसने कहा? ये जो है प्रकृति संस्कृतम तत्र भव तत् आगत व प्राकृतम, ये जो परिभाषा है ये कथन किसका है? तो ये है हेमचंद्र जी का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं?
अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण किस ग्रंथ में देखने को मिले हैं? ये आंसर हो जाएगा हमारा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। बंगला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो बंगला का विकास अपभ्रंश के ब्राह्मण रूप में हुआ। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश शब्द है। अपभ्रंश शब्द क्या है? अपभ्रंश एक शब्द एक तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो जो अपभ्रष्ट है वो तद्भव नहीं है और ये सभी तद्भव हैं। बढ़ते हैं आगे। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग 6वीं शताब्दी में मिलता है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। और संदेश रासक रचना किन की है? अब्दुल रहमान की है ये संदेश रासक रचना। अपभ्रंश के भाषायिक और व्यावहारिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमचंद्र जी ने। जो हेमचंद्र जी ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा था, शब्दानुशासन, उन्होंने व्याकरणिक रूप में स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन इन्होंने हेमचंद्र जी ने किया। और अपभ्रंश में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? अपभ्रंश में कुल 10 स्वर माने जाते हैं। कहीं कहीं आपको 8 स्वर भी देखने को मिलेंगे। सही आंसर हमारा 10 ही स्वर होगा। अपभ्रंश में कुल 10 स्वर हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इनमें से क्या है? तो क्या हो जाएगा? भाषाओं को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? तो इतिहास के आधार पर। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अवहत। अवहत शब्द का उल्लेख किया। ये कई बार नेट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बढ़ते आगे। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तो किस ग्रंथ में मिलते हैं? विक्रमोर्वशीयम, ये जो ग्रंथ है कालिदास जी का, इसमें क्या मिलते हैं? अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। अपभ्रंश को आबीरों की भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को आबीरों की भाषा दंडी ने कहा। बढ़ते हैं आगे। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चंड ने। जो चंड ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपने जो ग्रंथ है प्राकृत पैंगलम, इसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया? सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, चंड ने प्राकृत पैंगलम में। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन है? ये आपने पता ही है, हेमचंद्र जी। अपभ्रंश भाषा का सबसे बड़ा व्याकरण मतलब कि जो व्याकरण कर्ता होते हैं, जिन्होंने व्याकरण लिखा, शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। मध्य देशीय तथा शोरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा परिनिष्ठ भाषा माना गया। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना आपको। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला संपादक कौन है? डॉक्टर रिचर्ड पीसेल है, ये है अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला संपादक। बढ़ते हैं आगे। धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादक किन्होंने किया? तो धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादक किया
डॉक्टर याकोबी ने। 7वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया? तो 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। उसके बाद ये किसने घोषित किया? ये किया डॉक्टर हरदेव बहारी ने। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा? दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से कहा अपभ्रंश की भाषा। और अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू क्या रहा? अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू अपभ्रंश के भेद रहे। और अपभ्रंश में निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमिषादु का नहीं है? इनमें से नमिषादु ने अपभ्रंश के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद किए हैं। ये मैंने आपको कंटेंट में आपको अच्छे से समझा दिया था कि तगारे ने, याकोबी ने, इन्होंने अपभ्रंश के क्या क्या भेद माने। तो इसमें पूछा हुआ है कि नमिषादु ने इनमें से कौन सा भेद नहीं किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बृहचड इन्होंने भेद नहीं किया। उपनागर, आबिर और ग्राम्य, ये 3 भेद माने। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से भेदों में से कौन सा भेद डॉक्टर तगारे का ने नहीं माना? डॉक्टर तगारे ने कौन सा नहीं माना? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी डॉक्टर तगारे ने माने, लेकिन याकोबी ने इन चारों भेदों को माना है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश का भेद का उल्लेख किया? उन्होंने किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेद का उल्लेख किया है? सनत कुमार चर्यू के अंतर्गत इन्होंने अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया। किन्होंने? डॉक्टर याकोबी जी ने। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? मैंने आपको बताया चूँकि पहले याकोबी ने डॉक्टर याकोबी ने चारों भेदों का उल्लेख किया है। चार भेद माने हैं। अब सरहप्पा को बंगला का प्रथम कवि किसने माना? सरहप्पा को बंगला का प्रथम कवि डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने माना। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा हुआ है इसमें। देख लेते हैं एक बार। अपभ्रंश में श के स्थान पर केवल स प्रचलित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से लगभग वही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था, ये भी बिल्कुल सही है। प्राकृत की ही ध्वनियाँ ली गई है अपभ्रंश में। नपुंसकलिंग समाप्रत्यय था, ये भी बिल्कुल सही है। कारकों के रूप में कारक के रूप अधिक हो गए, ये बताया गया कि इसमें जो अपभ्रंश में है जो कारक के चिन्ह है वे अधिक हो गए, कारक के रूप अधिक हो गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी भाषाओं का विकास होता गया कारकों की संख्या कम होती गई, अधिक नहीं कम होती गई। अगर यहाँ पर कम होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता हमारा। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ मैं समझाती हूँ। संस्कृत में अगर हम कारक देखें तो संस्कृत में 17 और प्राकृत में 12। उसके बाद केवल अपभ्रंश में अपभ्रंश में केवल कितने कारक रह गए? अपभ्रंश में केवल 6 ही कारक रह गए, 6। प्राकृत में 12, संस्कृत में 17 और अपभ्रंश में केवल 6 कारक ही रह गए। तो इसी तरह कारकों की संख्या अधिक नहीं हुई, कम हो गई। बढ़ते हैं आगे। पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा डॉक्टर तगारे ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद आपको पता ही है, दोहा छंद है अपभ्रंश का सबसे लोकप्रिय छंद। और अगर छप्पे छंद की बात करें तो छप्पे छंद किसका सबसे प्रिय छंद है? कि ये रहा पृथ्वीराज रासो में छप्पे छंद को की प्रिय रहा। बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, कि आप ये मत समझना कि छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे एक एक लाइन के। आजकल परीक्षाओं का पैटर्न भी बदल चुका है और इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें से असत्य कौन सा है, या इनमें सम्मिलित कीजिए। जो एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कई कॉन्सेप्ट को समझ पाए, इस तरह के प्रश्न बनेंगे बेसिक बिल्कुल। तो समझ लेते हैं कि इनमें कौन सा कथन असत्य है। 8वीं और 9वीं शताब्दी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं, नाथ योगियों की वाणी में प्रारंभिक हिंदी का रूप अधिक बिखरा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अपभ्रंश की क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति मैंने आपको कंटेंट की क्लास में समझाया था। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण मतलब बिना कुछ शब्द में हेर फेर किए, यानी कि जैसे हमने लिखा बिल्ली, बिल्ली बिल्ली, अब इस तरह लिखेंगे हम आगे चल के अपभ्रंश में, लेकिन पहले ये दीर्घीकरण हो गया एक प्रकार से। और प्राकृत में किस प्रकार से लिखा जाता था, ल को ल के नीचे ही लिखा जाता था, यानी कि एक सेकेंड, ये मैं वैसे आपको कंटेंट की क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिस भी बच्चे ने हमारे पीछे की क्लास नहीं देखी है आप जा कर के देख सकते हो। प्राकृत में शब्दों को इस तरह अगर डबल आ जाता था तो इसके नीचे ही लिख देते थे बिल्ली। तो अपभ्रंश भाषा में 2 लय अलग अलग लय करती है, एक आधा लय एक पूरा लय। तो इसमें क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण हो गया, मतलब लंबा भी शब्द हो गया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। बढ़ते हैं, मतलब शब्दों की ध्वनि भी नहीं बदली। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का मतलब यह है। तो अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है और अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण के प्रवृत्ति पाई जाती है। ये तो इसी में हो गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। चौथा ऑप्शन यही है, अपभ्रंश में तत्सम शब्दों की बाहुल्य है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि इसमें गलत पूछा हुआ है तो गलत हमारा यही हो जाएगा डी। एक बार आप अच्छे से देख सकते हो सभी ऑप्शनों को, क्योंकि इसमें ये बताया गया है अपभ्रंश में तत्सम शब्दों की बाहुल्य है। तत्सम शब्दों के बाहुल्य नहीं है, अपभ्रंश के अंतर्गत तद्भव शब्द आने लग गए थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश भाषा में जब विकास होना शुरू हुआ तो तत्सम शब्दों की जगह तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं वैज्ञानिक किसने कहा। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और वैज्ञानिक कहा डॉक्टर नामवर सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा, इनमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ अधिक है, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया। यह बीच का समय क्या कहलाता है। जो इसके बीच का जो समय रहा वो रहा सक्रांति काल। बढ़ते हैं, सक्रांति काल इसके बीच का समय रहा। साहित्य में अवहट का प्रयोग कब होता है। साहित्य में अवहट का प्रयोग कब माना गया, ये मैंने आपको बताया था। 14वीं शताब्दी तक अवहट का प्रयोग होता गया। जैसे कि हमें विद्यापति की पदावली, विद्यापति की जो रचना है, विद्यापति की रचनाओं में भी अवहट शब्दों को प्रयोग देखने को मिला है। जो रचनाएं है वे कीर्तिलता और कीर्ति पताका में, पदावली तो नहीं भाई, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है जो वो अवहट भाषा में लिखी गई इनकी। शिक्षा शब्द अवहट में किस रूप में प्रचलित है। जो शिक्षा शब्द है अवहट में किस रूप में प्रचलित है। शिक्षा शब्द अवहट में सही आंसर हो जाएगा हमारा सिक्खा, सी कै खा,
सिक्खा शब्द प्रचलित है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। तो जितने भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं हमारे हो गए ये 50% MCQ के आधार पर। और जितने भी हमने ये किए हैं ये कहीं ना कहीं हम पहले पढ़ चुके हैं कंटेंट के क्लास में, अच्छे से चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर आप कंटेंट को अच्छे से समझते हुए करोगे तो जब आपके सामने MCQ आएंगे आधे प्रश्नों का आंसर तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा नॉलेज बेस पर। और रहेंगे कुछ तथ्य से संबंधित प्रश्न, उनको तो याद करना पड़ेगा। और अगर आप बार बार चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद भी हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और कोई भी अगर आपको कमी लग रही हो या फिर किसी भी और तरह की क्लास चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, मैं ज़रूर ध्यान दूंगी। और धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस का टाइम भी बढ़ाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको एक क्लास, मैं सोच रही हूँ कि एक क्लास हम 2 क्लास रख ले करेंगे, एक शाम को और एक सुबह। इस तरह हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें प्रैक्टिस का भी टाइम मिल पाएगा अधिक से अधिक। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।